हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ज्यूरिस, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र। आज मैं आपको विधि शास्त्र का कराने वाला हूं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न, ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आप चाहे ईयर वाइज एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ईयर, या आप सेम वाइज, सेम फर्स्ट में हो, अगर आपका अकॉर्डिंग फर्स्ट सेम चल रहा हो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट ईयर चल रहा हो, या सेम आपका सेकंड हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है तो आप उसके पर्पज से, और आप हॉल वे में आप विधि शास्त्र के पर्पज से, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे बेसिक स्तर से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये हमारे क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी नहीं आता है तो ये हमारी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो या वो लॉ से अलग स्टूडेंट हो, अगर वो शिक्षित है तो उसको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि एक राज्य होता क्या है, राज्य को किस प्रकार बनाया जा सकता है, राज्य के क्या तत्व होते हैं, क्या महत्व होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं तभी उसको करें, या हमारे एग्जाम में आने वाला है तभी करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी होती हैं। और एक बात तो यहाँ पर ये है, ये एक बेसिक नॉलेज के साथ साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पर्पज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक साथ दो तथ्य ऐसे बन के आ रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जाम के पर्पज से भी और नॉलेज बेस के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम चलेंगे अपने प्रश्न पे, प्रश्न को रीड करेंगे अच्छे से। रीड करने के बाद हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए पहुंचेंगे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, लाइक करो एंड कमेंट करो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो वीडियो को, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उन सब के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। ठीक है, ठीक है, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो, उसके लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम चलते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एक बात बता दूं, ये जो है आप सेमेस्टर वाइज देख लेना। वैसे ये अब जो फिलहाल में स्कीम जो आई हुई है LLV फर्स्ट ईयर, सेम है सेकंड। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं और हम क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस वाली वीडियो में, बहुत ही मजेदार वीडियो है। आप बोर ना होगे इसको वीडियो को करते समय, इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। पहले बोला है राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, और राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, राज्य के विभिन्न प्रकार बताइए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा लेंथी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो कम से कम 2 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स में जाए। तो मैं इस वीडियो को आपको 2 या 3 वीडियोस में डिवाइड करके दूंगा। तो आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो में, जो हमारी ये पहली वीडियो है, इसमें आपको कराएंगे राज्य की परिभाषा और आवश्यक तत्व। हम इस वाले क्वेश्चन को आपको कराएंगे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम आपको देंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन, और थर्ड वीडियो में बताएंगे आपको राज्यों के विभिन्न प्रकार। क्योंकि क्वेश्चन है बहुत लेंथी,
है तो इंटरेस्टिंग, एक ही उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन हम जब 1 आवर से ऊपर की वीडियो को या 40 या 50 मिनट से ऊपर की वीडियो को जब हम वॉच करते हैं तब हम थोड़ा डिस्टर्ब से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा डिवाइड करके दिया जाएगा जिससे आप टॉपिक वाइज इसे अच्छे से समझ लो। और जब भी एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो एग्जाम में भी हमसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। या वो इस तरह पूछेगा, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या वो इस तरह से पूछेगा, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा राज्य के विभिन्न प्रकार बताइए। वो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा। वो आपको 3 क्वेश्चन बना देगा। वो एक साथ होल वे में आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें देखो हेडिंग डालनी है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने राज्य शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। राज्य यानी स्टेट शब्द लैटिन के स्टेटस शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है स्टेटस। स्टेटस शब्द से हमने स्टेटस वर्ड से हमने अपना स्टेट शब्द को लिया गया है, जिसका तात्पर्य स्टैंडिंग अर्थात अस्तित्व में होना है। यह शब्द परिस्थिति स्टेटस को प्रकट करता है। सामान्यतः राज्य का तात्पर्य ऐसे राजनीतिक संगठन से होता है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की बाहरी रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। देखो राज्य किसे कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया था राज्य शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया है। और राज्य उसे कहा जाता है जो अपने राज्य के नागरिकों की आंतरिक यानी अंदर की सुरक्षा, बाहरी यानी बाहर से सुरक्षा, वो अपने राज्य के नागरिकों की बाहर से और अंदर से सुरक्षा कर सकता है, उसको एक राज्य कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से लड़ या गुथ कर ही मतलब उससे सुरक्षा कर सकता है। सुरक्षा का मतलब है पूर्ण रूप से न्याय देना, शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाए रखना, अपनी भूमि का सही तरह से उपयोग करना, अपनी जनता का विश्वास बनाए रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमें अपनी लैंग्वेज में यहाँ से रीड करने के बाद अपनी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक नॉलेज के लिए भी है तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। 20 नंबर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। कभी कभार ऐसे होता है कि लॉन्ग में और शॉर्ट में भी आ गया, कभी होता है तीनों फॉर्मेट में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इसकी एक डेफिनेशन यानी हम इसकी एक परिभाषा को करेंगे। इसमें काफी परिभाषाएं दी गई हैं लेकिन हम 2 डेफिनेशंस इसमें पुट करेंगे, ठीक है। हार्गो गॉर्सियस के अनुसार, आप ज्यादा ना इसमें गॉर्सियस या हार्गो इतना ही नाम याद कर सकते हो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको उस समय जो भी आपको याद रहे आप याद करके वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार से डेफिनेशन आपको याद रहती है और आप उसका नाम भूल जाते हो तो यहां पर लिख सकते हो विभिन्न विधि शास्त्रियों के अनुसार, विधि शास्त्री के अनुसार। ऐसा हम वहां पर करके इसे लिख सकते हैं। ये नहीं कि हमें नाम नहीं पता तो हम डेफिनेशन भी नहीं लिख रहे हैं। अगर डेफिनेशन याद है तो हम लिख देंगे विभिन्न विधि शास्त्रियों के अनुसार, ठीक है। विभिन्न का मतलब आप कहोगे यार सर इसमें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसकी जो एक्सप्लेन है हम कभी नेक्स्ट कभी अलग टॉपिक पे करेंगे
कि विभिन्न का हमने इस पे क्यों समावेश कराया है, ठीक है ना। ये एक अलग पॉइंट होता है, ये हम राइटिंग सेक्शन के पर्पज से हम जब कोई वीडियो डालेंगे तब हम तुमको बता देंगे, ठीक है। हार्गो के अनुसार, ठीक है, ये हमें यहाँ से डेफिनेशन लेनी है और यहाँ से इनका नाम हमें लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। राज्य मानव कल्याण के लिए निर्मित एक सामान्य जन समुदाय है। यानी कि जो राज्य है वो क्या है, मानव कल्याण के लिए निर्मित एक सामान्य जन समुदाय है। राज्य जो है मानव यानी मनुष्य का, व्यक्ति का कल्याण करेगा, उसकी देखरेख करेगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन इनसे अच्छी कोई और हो नहीं सकती हैं, वो और ज़्यादा लेंथी हैं और ये थोड़ी शॉर्ट हैं। दूसरा है वुडरो विल्सन के अनुसार। आप या तो वुडरो कर सकते हो या विल्सन कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं है। और आपको पूरा याद हो जाए तो और बेटर है। वुडरो विल्सन के अनुसार, वुडरो विल्सन के अनुसार। देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, आपके माइंड से प्रेशर को भी हटाना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत से बच्चे पता है क्या सोचते हैं, मैं तो सर उसका आधा नाम भूल गया था, मैं इसलिए नहीं लिखा, मुझे तो वुडरो ही खाली याद रहा, मुझे तो विल्सन खाली याद रहा, अब मैं कैसे करता, मैं तो इसलिए नाम ही नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा तो मैंने डेफिनेशन नहीं करी। आप वहाँ पे वुडरो भी लिख सकते हो, विल्सन भी लिख सकते हो, या आपको दोनों याद है तो दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। और हमें डेफिनेशन याद है तो अच्छे से करनी है। तो वुडरो विल्सन के अनुसार, वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, राज्य किसी एक देश के जन संगठन को कहते हैं। यानी कि राज्य जहां पर एक जन संगठन है, जहां पर व्यक्तियों का एक समूह है, उसको हम राज्य कहते हैं। राज्य से तात्पर्य एक देश से है। जब हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम जब किसी देश की बात करते हैं तो देश को हम राज्य से ही संबोधित करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात इस प्रकार के राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य का हमारा मतलब है, जब हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं तो राज्य से मतलब है हमारा देश से, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें सिर्फ 2 डेफिनेशंस लिखनी है, 2 से ज़्यादा हमें डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। अगर आप इतना करोगे आपका 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा। आपकी एग्जाम कॉपी में आपको प्रश्न उतारना है, प्रश्न के बाद आपको डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद एक लाइन एम्प्टी छोड़ के फिर आपको ये वाला पोर्शन लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग्स डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये आपको लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट हमसे की है, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के कौन से वो तत्व हैं जो आवश्यक हम होने चाहिए। राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के अस्तित्व में आने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन से तत्व हैं जिनसे एक राज्य का निर्माण होता है और जिनसे राज्य का निर्माण नहीं होता है, मतलब इनके बिना राज्य नहीं बन सकता है। तो वो पहला है जनसंख्या। क्या हम बिना किसी जनसंख्या के किसी राज्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम किसी परिवार की बिना सदस्य के ये कल्पना कर सकते हैं कि ये एक परिवार है? जब तक किसी फैमिली में, किसी घर में सदस्य न होंगे तो हम फैमिली थोड़ी बोल सकते हैं, उसको घर ही बोलेंगे। इसी प्रकार जब तक किसी राज्य में जनसंख्या नहीं होगी तो उसे राज्य थोड़ी बोलेंगे। तो इसलिए जनसंख्या सबसे फर्स्ट नंबर पर रखी गई है। जब सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए किसी राज्य को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको करना है पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, हेडिंग। और इसको हम रीड करते हैं, मानव के बिना मानव समुदाय का अस्तित्व असंभव है, अतः जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। फलस्वरूप राज्य के लिए मनुष्य का संगठन समुदाय होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए कि उसे शासक और शासित वर्ग में बांटा जा सके। यानी कि जनसंख्या एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी भी राज्य को तब हम राज्य कह सकते हैं कि उसके अंदर इतनी जनसंख्या हो कि हम उसको एक शासित वर्ग और जनसंख्या में डिवाइड कर सकें, क्योंकि हम उसे अपने कर्मचारियों जैसे फोर्स लाइन में उसकी देखभाल कराने के लिए रख सकें, उस पर अपने भोजन पानी की व्यवस्था करा सके। ये थोड़ी है कि हमने 10 व्यक्ति हैं और हमने एक राज्य बना के तैयार कर दिया, क्या 10 व्यक्ति एक देश को चला पाएंगे?
अपनी देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? हाँ, यानी कि इतने व्यक्ति हों अपनी देश की सुरक्षा कर सकें, आपातकाल में अपने देश की रक्षा कर सकें, आंतरिक सुरक्षा कर सकें, बाहरी सुरक्षा कर सकें, अपने खाद्यान्न की पूर्ति कर सकें। किसी पर अगर विपत्ति आपत्ति आती है तो उस समय वो अपने देश की अंदर ही अपनी जो है खाने पीने की व्यवस्था कर सकें, या विपरीत परिस्थितियों में वो किसी अन्य लोगों की भी हेल्प कर सकें। इतनी जनसंख्या वहां होनी चाहिए किसी राज्य को संभालने के लिए, यानी वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकें। ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे भूभाग की। भूभाग यानी भूमि। देखो, जिस प्रकार हमें फैमिली को रखने के लिए एक भूमि का टुकड़ा चाहिए होता है जिसे पे हम घर बनाते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या को रखने के लिए एक भूमि का टुकड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम देश बोलेंगे, जिसको हम राज्य बोलेंगे। क्या हम ये थोड़ी है कि किसी के घर को एक हम देश घोषित कर देंगे? उसके लिए एक जमीन प्रॉपर तो होनी चाहिए, एक बड़ा स्पेस तो होना चाहिए हमारे पास। तो इसी प्रकार दूसरे नंबर पे रखा गया है हमारी भूमि को, भूभाग को। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना बहुत ही आवश्यक है। यह भूभाग ऐसा होना चाहिए जहां कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हों। यही कारण है कि जब तक यहूदी लोग समस्त संसार में बिखरे रहे, यानी जो यहूदी थे वो संपूर्ण दुनिया में बिखरे हुए थे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बिखरे हुए थे। 1000 कहीं पे हैं, लाख कहीं पे हैं, 500 कहीं पे हैं, 10,000 कहीं पे हैं, इस तरह से अदर कंट्री में बिखरे हैं और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं बसे। वे कोई राज्य नहीं बना सके, किंतु अब वे इजराइल में स्थायी रूप से बस गए हैं, जो वर्तमान में एक शक्तिशाली राज्य है। राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते, अतः राज्य छोटे या बड़े हो सकते हैं। राज्य के क्षेत्रफल में भूमि, नदियां, झीलें तथा समुद्र के किनारे से केवल 3 मील की दूरी तक का भाग सम्मिलित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जब तक किसी देश में जनसंख्या ना हो तब भी राज्य नहीं, यानी देश नहीं बन सकता है, या उस पर एक अपनी कोई भूमि ना हो तब भी वो एक राज्य नहीं बन सकता है, यानी कोई देश घोषित नहीं हो सकता है। उसके लिए एक जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए और एक भूमि का टुकड़ा उनके पास होना चाहिए जिसको वो देश घोषित कर सकें। और वो टुकड़ा अगर समुद्र के किनारे है तो समुद्र के 3 मील की दूरी तक तो समुद्र में आपका देश घोषित होगा। 3 मील से ज्यादा अगर आप समुद्र में जाओगे तो वहां से आपका देश घोषित नहीं होगा। यानी कि आपको एक प्रॉपर एक भूमि का एक टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिसमें भूमि, नदियां, झीलें, समुद्र, ये सब उसमें उसका समावेश हो। ठीक है, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरी कर सको। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें बोला था कि यहूदी जो थे पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, तब तक उन्हें किसी देश की मान्यता नहीं मिली। लेकिन जब यहूदी एकत्रित हुए एक जगह, उन्होंने एक अपना समूह बनाया, समूह बना के एक भूमि के टुकड़े पर रहने लगे कि अब जितने भी यहूदी हैं यहाँ पर निवास करेंगे। तब वहां पर एक देश इजराइल का विकास हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, जब लोग इकट्ठे हुए अपना एक देश बना लिया, तो यानी इन्होंने बोला है कि एक तो जनसंख्या होनी चाहिए और भूमि हमारे पास होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है, सरकार। यहां पर 3rd नंबर पे दिया है सरकार। राज्य के अस्तित्व के लिए सरकार का होना नितांत आवश्यक है। सरकार वे अभिकरण है जिसके माध्यम से राज्य अपने कार्य को संपादित करता है। प्रजा को नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें लागू किया जाता है। सरकार का मुख्य कार्य यह होता है कि राज्य को बाहरी एवं आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षित रखे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे। देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या के बाद दूसरा एक भूमि का टुकड़ा होना चाहिए, तीसरे नंबर पे एक सरकार होनी चाहिए। जब हम काफी लोग एक भूमि के टुकड़े पर रहते हैं, भूमि के टुकड़े से मतलब है एक देश की भूमि पर, वहां पर हम रहते हैं, तो एक शासन व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, वहां की एक सरकार होनी चाहिए। नहीं तो लोग वहां पर अपनी मनमानी करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे। यानी कि उनको देखभाल करने वाला भी तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी कोई एक समाज होना चाहिए। समाज से मतलब है एक सरकार।
यानी कोई एक व्यक्ति यानी समूह, जिस प्रकार गांव को चलाने के लिए पंचायत होती है, प्रधान होते हैं, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए सरकार होती है। अगर देश में सरकार नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा, देश को चलाएगा कौन? लोग अपनी मनमानी करेंगे, एक दूसरे से लड़गुत करके ही मर जाएंगे वहां पे। तो इसलिए एक सरकार का होना बहुत जरूरी है। आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अपने जनसंख्या और अपनी भूमि की जो रक्षा है अंदर भी कर सके और देश के बाहर भी कर सके, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा उसे दे सके। इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए। चौथा है संप्रभुता। ये एक प्रत्येक देश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। संप्रभुता अगर किसी देश में ये नहीं है तो उस देश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। संप्रभुता, संप्रभुता का सामान्य अर्थ सर्वोच्चता है। यह इस बात को प्रकट करता है कि उसके अधीन व्यक्ति आज्ञा पालक होंगे। स्मरण है कि केवल स्वतंत्र राष्ट्र ही, यानी कि मैं आपको एक मोटे तौर पर बता देता हूं कि संप्रभुता से मतलब है जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पर जो जनसंख्या है, संप्रभुता का मतलब है जो वहां पर संख्या है, जो उस भूमि के भाग पर रह रहे हैं, वो सभी जो हमने सरकार द्वारा एक उच्च व्यक्ति को चुना, जैसे हमने प्रधानमंत्री को चुना, राष्ट्रपति को चुना, अपने क्षेत्र में विधायक को चुना, अपने गांव में प्रधान को चुना, इस प्रकार जिस तरह से भूमि के क्षेत्रों में उन पदों को हमने चिन्हित करा, हम उनके अंडर में काम करेंगे। अंडर का मतलब ये नहीं कि उनके कहने में काम करेंगे, नहीं, हम उनके द्वारा जो विधि पूरे देश में लगाई जाती है उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। और संप्रभुता यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, जो हमारी सरकार है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो देश में त्राहीमाम हो जाएगा, देश में सब लोग अपनी मनमानी करेंगे और देश तो गुलाम हो जाएगा, या आपस में ही विद्रोह होकर एक दूसरे से कट पिट के मर जाएंगे, लड़के मर जाएंगे। तो इसलिए एक संप्रभुता, ऐसी जनसंख्या होनी चाहिए कि जो सरकार की बात को मानती हो, सरकार की बात को माने और उसके अनुसार चले। और संप्रभुता ऐसी होनी चाहिए, यानी सरकार भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जनसंख्या पे अपनी बात को मनवाने की एक पावर हो सकती हो। ऐसी नहीं है कि ढीली मीली सरकार बन गई और वो संप्रभुता दिखाना चाहती है, नहीं, सरकार भी इतनी धनाढ़ होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो जनसंख्या को कंट्रोल कर सके, उस पर दबाव बना सके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। संप्रभुता का सामान्य अर्थ सर्वोच्चता है। यह इस बात को प्रकट करता है कि उसके अधीन व्यक्ति आज्ञापालक हों। स्मरणीय है कि केवल स्वतंत्र राष्ट्र ही संप्रभु हो सकते हैं। संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता ही राज्य की राजनीतिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। संप्रभुता से ही राज्य की स्वाधीनता से है। दूसरे शब्दों में राज्य के आंतरिक दृष्टि से कोई समांतर सत्ता नहीं होनी चाहिए और बाहरी या विदेशी नियंत्रण से पूर्ण रूप मुक्त होनी चाहिए। यहां पर एक बात कही गई है कि देखो, संप्रभुता यानी कि इस प्रकार की ताकत हो, संप्रभुता इस प्रकार की शक्ति हो जो अपने देश को कंट्रोल में कर सके, अपने देश के नागरिकों को कंट्रोल में कर सके और इस प्रकार की एक कानून व्यवस्था बना सके जो अपने देश का विकास कर सके। ऐसा नहीं हो कि संप्रभुता, हमारे देश की जो संप्रभुता है, शक्ति है, वो कमजोर है और कोई अन्य देश का व्यक्ति आकर हम पे आक्रमण करे और हम पर अपना राज स्थापित कर ले, हमें गुलाम बना ले। संप्रभुता हमें अपनी देश की सीमा की रक्षा करना, अपने लोगों के, नागरिकों की सुरक्षा करना, ऐसी शक्ति हो और जो नागरिक हैं वो इस प्रकार के हों जो अपने देश के जो सरकार है उसकी आज्ञा पालन करें, जिससे कि अपने देश में विद्रोह ना हो और कोई अन्य राष्ट्र है उस पर अपना अधिकार ना जमा ले। उसमें इतनी पावर हो कि अगर कोई अदर कंट्री, अदर देश, उसकी अदर राज्य उसकी तरफ देखे तो उससे डट कर मुकाबला कर सके। इस प्रकार की एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मोटे अर्थों में शब्द है इस प्रकार की जनसंख्या हो जो अपनी सरकार का कहना माने, इस प्रकार की संप्रभुता हो जो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में कर सके, इस प्रकार की ताकत हो संप्रभुता में जो साम दाम दंड भेद से सब प्रकार से उसे कंट्रोल में कर सके। संप्रभुता इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर वो अपने देश पर कोई
हमला होता देखती है तो उससे उसकी बचाव कर सके, दूसरा देश उसे गुलाम ना बना ले, उससे लड़ने का साहस होना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट। वो पॉइंट हैं, सबसे पहले जनसंख्या, देश को राज्यों को बनाने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, भूमि का टुकड़ा हमारे पास होना चाहिए, तीसरा एक अच्छी सरकार हमारे पास होनी चाहिए, चौथा है एक संप्रभुता, यानी जो जनसंख्या है वो आज्ञा पालक हो और संप्रभुता मजबूत हो, उनको मनाने वाली हो सभी तरीके से, और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने वाली हो। तो ये जो हमारा प्रश्न है होता है यहाँ पर कंप्लीट। प्रश्न है राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अगर आपसे ये चीज पूछी जा रही है तो आप ये लिखना। अदर जो इसका पार्ट है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लेंथी और आप हो जाओगे बोर और डिस्टर्ब होगा आपका माइंड, तो इसलिए दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों में, भाइयों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर करो। और मेरे बहन और भाइयों, आप सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि ये है सेकंड सेम। आप ये मत सोचना कि मैं आपको सेकंड सेम तक की तैयारी कराऊंगा, आपके ऑल सब्जेक्ट की, ऑल एक्ट की, ऑल सेमेस्टर की तैयारी आपके एक ही यूट्यूब चैनल से मैं कराने वाला हूं। तो आप पेशेंस बना के बैठे रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।